Hello everyone. So welcome to the lecture series of BTech RTU third semester Data Structures and Algorithms 3CS405. In the previous lecture we have understood the introduction part, the syllabus part and the significance part of the subject Data Structures and Algorithm. In this lecture series, we are going to understand and start with unit number 1, stacks. अब हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैक्स। उससे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा RTU 2024 में पार्ट ए के अंदर 2 मार्क्स में आया था। Let's understand the data structures. What is data structure is? So a data structure is a storage that is used to store and organize the data. It is a way of arranging a data on a computer so that it can be accessed and updated efficiently. अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर is the combination of related data and permissible operations on the data. तो कुछ डेटा होगा हमारे पास में और उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर स्टैक की बात करें हम पुश पॉप करेंगे, क्यूज की बात करें एनक्यू डीक्यू करेंगे। तो ये दोनों मिला के डेटा और ऑपरेशंस मिला के हमारा डेटा स्ट्रक्चर बनता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को जोड़े, फॉर एग्जाम्पल डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को जोड़े तो हमारे पास प्रोग्राम्स बन जाएंगे, वेदर इट इज इन सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। सो देयर आर द की कंपोनेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अगर की कंपोनेंट्स की बात करें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला हमारा आता है स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ, arrays, linked list. So these all are the data structures, or we can say these all are the key components of data structures. So data structures ये previous lecture series में भी अपन ने discuss किया था पूरा ये flow chart. Again we are going to discuss and we are going to move further with unit number 1 stacks. So data structure दो तरह से partitioned है. The first one is of primitive data structure and the second is non-primitive data structure. अगर हम primitive की बात करें तो primitive consists of basic data types such as integer, character, float, string, double, long double, unsigned, signed, etc. इफ़ वी टॉक अबाउट नॉन प्रिमिटिव, अगर हम बात करें नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की, ये वापस से दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज लीनियर एंड द अनादर वन इज नॉन लीनियर। अगर लीनियर की बात करें, लीनियर का मतलब है एक सीक्वेंस, एक लाइन में। अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो इट इज़ इन हायरार्कियल फॉर्म, राइट। सो लीनियर की अगर हम बात करें तो एरेज, क्यूज, स्टैक, लिंक लिस्ट, सो दीज ऑल आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर की अगर हम बात करें तो ट्रीज एंड ग्राफ। सो RTU 2024 पार्ट ए में ये क्वेश्चन अगर आता है तो हमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हम डेटा को और उसके ऊपर ऑपरेशंस करें तो डेटा स्ट्रक्चर बनेगा, क्या की कंपोनेंट्स है। So these are the concept of data structure. Please note RTU 2024 पार्ट ए में ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में। तो अपकमिंग एग्जाम्स में भी RTU में ये आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड। मूविंग फॉरवर्ड, so moving forward we have unit number 1 stack. सो स्टैक भी RTU 2022 में पार्ट ए में 2 नंबर के क्वेश्चन में आया था ये। What do you understand by stack? Explain with help of suitable example. हम देखते हैं stack is a linear data structure. Please note it is a linear data structure that follows LIFO. ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और वो फॉलो करेगा लीफो। लीफो का मतलब ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट। प्लीज नोट ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है क्वेश्चन कि स्टैक किस पे बेस्ड है।
स्टैक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो लीफो के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये अभी अपन देखते हैं। सो स्टैक हैज ओनली वन एंड ओपन, एक ही एंड उसका ओपन होगा। So a stack can be defined as a container in which insertion and deletion can be done from the one end known as top of the stack. अगर हम देखें रियल टाइम एग्जांपल्स, अगर हम देखें तो स्टैक ऑफ कॉइन्स, स्टैक ऑफ प्लेट्स, कैन ऑफ टेनिस बॉल्स, स्टैक ऑफ बुक्स। स्टैक ऑफ कॉइन्स को अगर हम देखें तो अगर हम कॉइन एक के ऊपर एक रखते जाए, दैट इज अ स्टैक ऑफ कॉइन। और जब हम एक के ऊपर एक रख रहे हैं तो सिर्फ अपन एक ही एंड से रख रहे हैं, वो भी टॉप ऑफ द स्टैक से, ऊपर से अपन रख रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। अगेन प्लीज नोट, आरटीयू 2022 में पार्ट ए में 2 मार्क्स में ये आया था, तो अपकमिंग एग्जाम्स में भी इसके भी चांसेस हैं आने के। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें स्टैक्स की, so it is called stack because it behaves like real world stack. Suppose piles of books, tennis balls, stack of tennis balls, right? So a stack is an abstract data type which with a predefined capacity. कुछ abstract data type, अभी abstract data type होता क्या है ये भी अपन upcoming slides में discuss करेंगे। सो विथ अ प्री डिफाइंड कैपेसिटी, प्री डिफाइंड का मतलब है कुछ एक कैपेसिटी है। सपोज 10 कॉइन के स्टैक मेरे को जमाने हैं तो उसकी एक प्री डिफाइंड कैपेसिटी है कि 10 से ज़्यादा 11 हुआ तो स्टैक मैं बोलूँगा ये ओवरफ्लो हो गया है। सो विच मीन्स दैट इट कैन स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ लिमिटेड साइज। अनलिमिटेड नहीं होता है, हमें लिमिट करनी चाहिए, राइट? सो स्टैक हैज़ अ लिमिटेड साइज। Stack is a data structure that follows some order to insert and delete elements. Very important. Stack एक data structure है, वो भी linear data structure है that follows some order to insert. Insert यहाँ पर हम insert नहीं बोल के हम technically use करेंगे हम push, और delete की जगह हम use करेंगे pop, right? And that order can be LIFO, last in first out. So moving forward on the working of stack, stacks work कैसे करते हैं? Stack works on the LIFO pattern. LIFO, last in first out. There are 5 memory blocks in the stack. Suppose, right? Suppose there are 5 memory blocks in the stack. Therefore, the size of the stack is 5. फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को इंसर्ट, मैं इंसर्ट नहीं बोल के मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ पुश करना। स्टैक के अंदर हमेशा पुश और पॉप चलेगा। पुश का मतलब है इंसर्ट करना स्टैक के अंदर, और पॉप का मतलब है डिलीट करना, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं पुश 1 बोलता हूँ तो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। पुश 2 बोलता हूँ टॉप ऑफ द स्टैक में 2 पुश हो जाएगा। अगर मैं 3 बोलता हूँ, इफ आई से 3 पुश, तो 3 जो है वो स्टैक के ऊपर टॉप ऑफ द स्टैक में पुश हो जाएगा, एंड सो ऑन। और जैसे ही 5 आता है तो स्टैक मेरा फुल हो जाएगा। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ स्टैक। अगर मेरे को पॉप करना है लेट्स से, तो पॉप 5, तो 5 पॉप हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक। पॉप 4, 3, 2, 1। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को 3 पॉप करना है तो मेरे को डायरेक्ट 3 पॉप नहीं होगा, उससे पहले आई हैव टू पॉप 5, I have to pop 4, and then I have to pop 3. So this is the concept of stack. Now let's discuss the basic standard stack operations. Basic standard operations mainly contains 3. The first one is push, that is insert. The second one is pop, that is delete, stack से delete करना. And the third one is top. टॉप पे कौन सा स्टैक है, मतलब मेरा जो स्टैक है वो खाली है, अंडरफ्लो है, ओवरफ्लो है, उसकी कंडीशन को वो बताता है। अगर हम देखें स्टैक के कौन कौन से ऑपरेशन है, एक एक ओपन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज पुश। पुश का मतलब यही है कि स्टैक के अंदर मेरे को इंसर्ट करना। द सेकेंड वन इज पॉप। पॉप का मतलब है कि मेरे को स्टैक के अंदर से डिलीट करना। द थर्ड वन इज एम्प्टी। क्या मेरा स्टैक खाली है? इट विल रिटर्न अ बुलियन वैल्यू दैट इज ट्रू या फॉल्स।
स्टैक अगर खाली हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर स्टैक फुल हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। इफ आई टॉक अबाउट इज फुल, सिमिलरली बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पीक की, तो पीक में भी वो गिवन पोजीशन पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो रिटर्न करेगा। देन आई हैव काउंट फंक्शन, इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन द स्टैक। टोटल नंबर कितने हैं स्टैक के अंदर वो ये रिप्रेजेंट करेगा। देन आई हैव द चेंज, चेंज इट चेंजेस द एलिमेंट्स एट द गिवन पोजीशन। सपोज स्टैक के अंदर मेरा 5 पड़ा हुआ है और जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है 5 की जगह मेरे को 10 डालना है, तो ये चेंज ऑपरेशन में यूज करके आई कैन चेंज द एलिमेंट वैल्यू। देन आई हैव डिस्प्ले, इट प्रिंट्स ऑल द एलिमेंट्स अवेलेबल इन दिस स्टैक। जितने भी स्टैक के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे मेरे को वो डिस्प्ले कर देगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नाउ लेट्स डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। हम आरटीयू सिलेबस के सीरीज वाइज ही चल रहे हैं, जैसे जैसे आरटीयू सिलेबस ने बता रखा है उसका सिलेबस यूनिट 1 से एक एक टॉपिक अपन कवर करते हुए आगे जाएंगे। नाउ let's see the representation of stack. There are basically two types of arrays. The first one is static array and the second one is dynamic array. अब जो डायनेमिक एरे है ये RTU 2023 में 2023 में पार्ट ए के अंदर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। सो बी अवेयर, ये क्वेश्चन अपकमिंग RTU एग्जाम्स में भी टेक के देखने को मिल सकता है। So let's discuss one by one. Static array जो होता है, it is a type of a array. Memory is allocated at compile time. Please note, in government exams, in competitive exam, ये question आता है कि static का मतलब यही है कि compile time पे काम करे, dynamic का मतलब यही है कि वो run time पे काम करे. So in this type of array, in static type of array, the memory is allocated at compile time. Having a fixed size of it, we cannot alter और अपडेट द साइज ऑफ द एरे। एक बार जो अपन ने फिक्स कर दी एरे की साइज, लेट से 5 फिक्स कर दी, तो वो 5 ही रहेगी थ्रू आउट द कोड, अपन उसको बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब यह है कि रन टाइम पे मेरी मेमोरी अलोकेट होगी। सपोज मेरे को रन टाइम पे मेरे को 10 वैल्यूज चाहिए, 10 की जगह मेरे को 20 चाहिए, तो वो उसी टाइम रन टाइम पे वो मेमोरी अलोकेट होगी। So a user wants to declare any random size of an array, then he or she will not use a static array. Instead, वो use करेगा dynamic array को. It is used to specify the size of it during the run time of a program. जब program run होएगा, मेरा output आएगा, तब मैं run करके देख सकता हूँ। So static का एक example देख लेते हैं, int a, ये सभी को आता होगा ये representation, int a5 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैंने हार्ड कोड किया है, यहाँ पर मैंने स्टैटिकली एरे को डिक्लेयर किया है कि एरे की जो साइज है वो हमेशा 5 होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड डायनेमिक की अगर मैं बात करूँ तो डायनेमिक के अंदर मैलॉक और कैलॉक कीवर्ड यूज आते हैं। पॉइंटर के साथ में अपने को काम करना पड़ता है। इंट पॉइंटर ए इक्वल्स टू न्यू, न्यू इज अ कीवर्ड, इंट 5, राइट। 5 की जगह अपन ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और मैलॉक और कैलॉक अगर हम यूज करेंगे तो भी वो डायनेमिक इंटीजर एरे होएगा। नाउ लेट्स सी द मेमोरी एलोकेशन। सो दिस क्वेश्चन आल्सो कम्स फ्रीक्वेंटली। 2022 में आया था, 2022 में आया था, 2024 में पार्ट ए में आया था और 2 नंबर के मार्क्स में आया था, राइट। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। 2 तरह से मेमोरी एलोकेट होती है। पहला मेरा है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरा है मेरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन कैसा आता है आरटीयू में। आरटीयू में क्वेश्चन आता है कि 2022 और 2024 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि डिफरेंस बताओ स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बीच में डिफरेंस। सो डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। सो डिफरेंस अपन ऊपर ऊपर से कोड से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, फिर अपन थोड़ा सा थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। सो इंटीजर पॉइंटर a इक्वल्स टू नल, इंट नंबर्स
printf how many elements you want, scanf %d m% numbers। तो अपन यहाँ पर हार्ड कोड कर रहे हैं कि कितने, यूजर से पूछ रहे हैं कि 10 12 15 कितने एलिमेंट्स आपको इंसर्ट करने हैं। ऑन दी अदर हैंड, सो दिस इज नोन एज स्टैटिक, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं डायनेमिक की बात करूं, डायनेमिक के अंदर सिर्फ एक लाइन में मेरा काम हो जाता है यूजिंग अ कीवर्ड कॉल्ड malloc। सो ए इंटीजर asterisk malloc, so this is a typecasting basically we have learned in 11th 12th or btech first year also। so this is a typecasting malloc is again a dynamically memory allocation keyword, numbers multiply by size of integer, so this will generate on run time। अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है 20 की तो वो 20 मेमोरी मेरे लिए बना देगा, अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है 100 की तो वो 100 बना देगा, एंड सो ऑन। सो इट्स बेटर टू यूज dynamic memory allocation। Why? In various interviews and in various MNC company technical recruitment interviews, we have noticed that many of the students वो जो यूज़ करते हैं वो स्टैटिक एरे को यूज़ करते हैं या फिर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। स्टैटिक से हमारा जो कोड है वो फट जाता है या फिर एरर उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, लाइक एक्सेप्शन आ गया, एरे आउट ऑफ बाउंड, राइट। अगर हम यूज़ करें डायनेमिक, तो डायनेमिक के अंदर हमेशा कभी भी मेरा कोड फटेगा नहीं, मेरा कोड हमेशा एज इट इज़ रहेगा यूज़र की रिक्वायरमेंट पे। सो इट्स बेटर टू रिप्रेजेंट इट इन अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो मूविंग फॉरवर्ड, we have the differences of memory allocation, static and dynamic memory allocation। The first one is performed static allocation, performed at static or compile time। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो होता है मेरा वो कंपाइल टाइम पे काम करेगा, डायनेमिक जो होगा वो मेरा रन टाइम पे काम करेगा। स्टैटिक एलोकेशन मेरा स्टैक से असाइन होगा, डायनेमिक मेरा जो होगा वो हीप से होगा। हीप इज अ डीपर कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन अपकमिंग series, right? So size must be in static allocation, size must be known at compile time। साइज जो है वो मेरी कंपाइल टाइम पे पता होती है, 5 6 7 8 10 कितनी होगी। और अगर मैं डायनेमिक की बात करूँ, डायनेमिक में हमेशा मेरी रन टाइम पे काम करेगी, अननोन एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे कभी भी पता नहीं होगा कि मेरी कौन सी काम चलेगा। अगर मैं स्टैटिक की बात करूँ तो वहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये काम करेगा और यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस नहीं है। स्टैटिक इज बेस्ट रिक्वायरमेंट साइज वेयर मेमोरी इज नोन इन एडवांस। अगर हमें पता है मेमोरी कौन सी है क्या है तो हम कंपाइल टाइम यूज़ कर लेंगे, अगर हमें नहीं पता है कितनी काम में आएगी तो हम रन टाइम पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेट यूज़ करेंगे। Now let's understand the next topic, that is abstract data type। Abstract data type is also known as ADT। ADT ये मेरा BTech थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन DSA के अंदर RTU 2024 पार्ट ए के क्वेश्चन में 2 नंबर में देखने को मिला था। और ये जो ADT है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ये मेंशन नहीं है सिलेबस में, सो इट्स बेटर टू be prepared for these type of questions also, which I have included in the series। So let's understand what is abstract data type। An abstract data type is an abstraction। So abstraction एक word है जो कि oops के concept में आता है। So oops object oriented programming, which you are going to understand in this semester only, right? So abstraction का मतलब यही है कि hiding the irrelevant information, only revealing the essential information। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंटरफेस है वो ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई एंड्रॉयड का ऐप है, तो एंड्रॉयड के ऐप में कौन सा बटन क्या काम कर रहा है तो यूज़र को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, डिस्पाइट उसको सिर्फ उस बटन का लिंक देना है और वो क्लिक करेगा तो वो काम, पर्टिकुलर काम होना चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। So an abstract data type is an abstraction of a data structure that provides only the interface
to which the data structure must adhere. The interface does not give any specific details about something should be implemented or what programming languages, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है, किसमें इम्प्लीमेंट किया है, किसने किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. So an ADT is a mathematical model of data structure that defines a set of operations and their behavior without specifying how those operations are implemented or how the data is stored. So please note the ADT abstract data type. अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता क्या है, और उसी के साथ में ये जो डायग्राम है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. सो ये डायग्राम क्या बोल रहा है, एक बार अपन क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं. सो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम है. एप्लीकेशन प्रोग्राम मीन्स हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या फिर वेब ब्राउज़र है उसको अपन देख लेते हैं. और यहाँ पर उसके बीच में इंटरफेस है, किसके बीच में, एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बीच में. अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मेरे दो तरह से होते हैं, पब्लिक फंक्शन एंड द अनदर वन इज ऑफ प्राइवेट फंक्शन. डेटा स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं एरेज, लिंक लिस्ट, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ एंड सो ऑन. सो दिस इज द टोटल मेमोरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. सो बीच में हमारा इंटरफेस है. सो प्लीज़ नोट ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है. आपके अगर आरटीयू में पार्ट ए में भी आता है तो प्लीज़ डेफिनेशन लिख के मत आना. रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आपका ये डायग्राम भी बनाएंगे और डेफिनेशन भी लिखेंगे टू स्कोर गुड इन आरटीयू बीटेक in DSA paper. So moving forward to the next topic of RTU syllabus is applications of stack. Very important applications of stack. यहाँ पर applications of stack मेरे 2018 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में ये भी पार्ट ए में 2 मार्क्स में आया था. और इसके अंदर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, टावर ऑफ हैनॉय ये भी आएंगे एप्लीकेशन. वो कहाँ आई वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो पार्ट ए में कैसा क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक. राइट, तो एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक क्या क्या है या राइट. So let's discuss the applications of a stack. So the first application is reversing a list. So basically in RTU curriculum there are 5 applications. The first one is reversing a list. The second one is factorial calculation जो कि RTU 2022 में पार्ट सी में आया था. Then we have infix to postfix transformation. RTU 2022, 23, 24 में हर ईयर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. RTU के अंदर बीटेक RTU थर्ड सेमेस्टर DSA के पेपर में इनफिक्स से पोस्टफिक्स आप कन्वर्ट करो. 101% क्वेश्चन है, भले वो पार्ट बी में आए वो पार्ट सी में आए, तो ये क्वेश्चन आपको 101% आपको देखने को मिलेगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. So evaluating arithmetic expression, the fourth application is evaluating arithmetic expression, and the last one is Tower of Hanoi. Tower of Hanoi भी frequent question है 2018 में, 2018 में, 2023 में, 2024 में आपको देखने को मिला था. So let's discuss one by one the applications of a stack. So now let's discuss the application of stack number 1, that is the reversing a list. So reverse कैसे करेंगे लिस्ट को. सपोज एक स्टैक है हमारे पास में जिसका नाम है S. उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो एक स्टैक और चाहिएगा जिसका नाम है एक्स्ट्रा स्टैक. उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे. सो पॉप 1, पॉप 2, 3, 4, 5, और तो लास्ट में जो हमारे पास स्टैक आएगा वो रिवर्स होके आएगा. सो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करेगा. द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हैज़ मेजरली 2 ऑपरेशंस. यहाँ पर स्टैक के पास में 2 मेजर ऑपरेशंस होते हैं, पुश और पॉप. पुश का मतलब है इंसर्ट करना और पॉप का मतलब है डिलीट करना. सो इफ़ वी हैव टू रिवर्स द स्टैक, अगर हमको स्टैक को रिवर्स करना हो तो हमें पॉप करना है हर एक एलिमेंट को from the original stack. Let's say S is the original stack, and push them in the reverse order in some other stack, let's say extra stack. So ये जो concept है हमारा application of stack number 1, that is the reversing a list.
एप्लीकेशन ऑफ स्टैक 2 पे आते हैं जिसका नाम है फैक्टोरियल कैलकुलेशन। तो फैक्टोरियल कैलकुलेशन अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज अ रिकर्सिव फंक्शन। जो फैक्टोरियल कैलकुलेशन है वो हमेशा रिकर्सिव पे काम करेगा, and this technique is called recursion. A recursive function will call itself until a final call that does not require a call to itself made. फॉर एग्जाम्पल एक स्टैक है, सपोज हमको 5 फैक्टोरियल निकालना है यूजिंग स्टैक। तो क्या करेंगे, हम पुश करेंगे 5 फैक्टोरियल, पुश करेंगे 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड लास्ट इज 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेगा, फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ। फैक्टोरियल अपने आप को खुद को कॉल करेगा और वो मल्टीप्लाई करके देगा 1 इंटू 2, जो भी रिजल्ट आएगा 2, 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल, जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो लास्ट में वो रिटर्न कर देगा हमारे पास में दैट इज 120। सो रिकर्जन पे काम करता है फैक्टोरियल कैलकुलेशन। सो ये जो क्वेश्चन है RTU 2022 में पार्ट सी के अंदर देखने को मिला था, इस बार भी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में भी ये देखने को मिल सकता है। Now moving forward, so this is the recursive function code, how it works. So factorial 5, it will check the condition. 4 factorial 5 multiply by 4 factorial, it will again check the condition. Then factorial 3, again check the condition. 3 multiply by factorial 2, so 5 into 4 into 3 into factorial 2 is again 2, it will check the condition. A function calling itself, it is a recursive function, right? Then factorial 1, then it will multiply 5, 4, 3 to 1, that is 120. Now this is the most important application। हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बीटेक RTU थर्ड सेमेस्टर DSA के अंदर, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, और ब्रैकेट में अपन ने लिख भी रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीटेक 2018 में आया, 19 में आया, 22, 23, 24, पार्ट बी में भी आ सकता है और पार्ट सी में भी आ सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है। सपोज एक एक्सप्रेशन अपन लेते a प्लस बी। सो a प्लस बी इज एन एक्सप्रेशन। इसके अंदर a और b जो है दे आर दी ऑपरेंड्स एंड प्लस इज दी ऑपरेटर। तो दो एक्सप्रेशन दो तरह से बनता है। सो एक्सप्रेशन दो तरह से बनता है। द फर्स्ट वन इज a एंड b, दीज आर दी ऑपरेंड्स एंड प्लस इज दी ऑपरेटर। तो हर एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेंड्स भी होते हैं और हर एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर भी होते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इनफिक्स। इनफिक्स का मतलब यह है ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर फंसा हो, दैट इज नोन एज इनफिक्स। इफ यू टॉक अबाउट पोस्ट फिक्स, तो ए बी और पोस्ट, पोस्ट का मतलब बाद में, जो ऑपरेटर है वो बाद में आ रहा हो, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द रूल ऑफ दी इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रूल नंबर 1 है कि हमें टेबल बनानी है। और टेबल किसकी बनानी है? पहला आएगा मेरा सिंबल, द अनदर वन इज ऑफ स्टैक कॉलम, द थर्ड कॉलम इज ऑफ पोस्ट फिक्स कॉलम, राइट। अब सिंबल के अंदर क्या आएगा, स्टैक के अंदर क्या आएगा और पोस्ट फिक्स के अंदर क्या आएगा, ये अपन देखते हैं। तो सिंबल के अंदर हमेशा हमारे एक्सप्रेशन आएंगे। तो एक्सप्रेशन a प्लस b प्लस c एंड सो ऑन, एक एक करके अपन ट्रावर्स करेंगे, एक एक करके अपन सिंबल के अंदर एक्सप्रेशन को लिखेंगे। सो द अनदर कॉलम इज ऑफ स्टैक, और स्टैक के अंदर हमेशा अपना आएगा ऑपरेटर। सपोज प्लस हो गया, ब्रैकेट हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट एक्सेट्रा, दीज आर दी ऑपरेटर। तो स्टैक के अंदर हमेशा आएंगे ऑपरेटर। इफ आई टॉक अबाउट पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स के अंदर हमेशा हमारा आएगा ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब है ए बी सी डी एक्सेट्रा। सो दिस इज द रूल नंबर 1, प्लीज नोट दिस इज द रूल नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले अपने को ये टेबल बनानी है, एक्सप्रेशन लिखने हैं, ऑपरेटर लिखेंगे, ऑपरेंड लिखेंगे, वन बाय वन। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है प्रायोरिटी रूल।
सो प्रायोरिटी होती है अलग अलग ऑपरेटर की। हायर प्रायोरिटी, सबसे हायर प्रायोरिटी होती है, आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट, पावर, ये पावर का सिंबल है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है हमारी पावर की, एक्सपोनेंट की। मॉडरेट प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई इज द मॉडरेट प्रायोरिटी। और दोनों की सेम प्रायोरिटी है, डिवाइड लिखो मल्टीप्लाई लिखो, दोनों की सेम प्रायोरिटी है। और मॉडरेट प्रायोरिटी मतलब बीच की प्रायोरिटी है। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी, सबसे कम प्रायोरिटी होती है प्लस एंड माइनस। प्लस और माइनस की कम प्रायोरिटी और प्लस और माइनस की भी सेम प्रायोरिटी है, राइट। तो दैट इज द रूल नंबर 2, प्रायोरिटी। ये हमें याद रखने की जरूरत है, ये बहुत काम आएगा जब हम कन्वर्ट करेंगे। बढ़ते हैं अपन आगे। एक लाइन लिखी हुई है रूल नंबर 2 के अंदर ही, लोवेस्ट प्रायोरिटी कैन नॉट बी प्लेस्ड एट हायर प्रायोरिटी। जिसकी कम प्रायोरिटी है उसको उसके ऊपर हायर प्रायोरिटी वाला नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये एक स्टैक है, स्टैक के अंदर हमारा डिवाइड पड़ा है, राइट, डिवाइड पड़ा है, उसकी कुछ प्रायोरिटी है, लेट्स से मॉडरेट प्रायोरिटी है उसकी, और उसी के ऊपर मेरा एक्सपोनेंट है जिसकी हायर प्रायोरिटी है। मतलब कम प्रायोरिटी के ऊपर हायर प्रायोरिटी, कम प्रायोरिटी के ऊपर हायर प्रायोरिटी वाला, ये दोनों चलेगा, ये साथ में रह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। इफ आई टॉक अबाउट, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझने आएगा, तो इफ आई टॉक अबाउट एक और एग्जाम्पल, ये एक स्टैक है, यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाई पड़ा है और यहाँ पर इसके ऊपर मेरा प्लस पड़ा हुआ है, तो ये हमेशा वैलिड नहीं है। ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर कम प्रायोरिटी वाला नहीं रह सकता है। ज़्यादा प्रायोरिटी मल्टीप्लाई की है और उसके ऊपर कम प्रायोरिटी वाला नहीं रह सकता है। सो यहाँ पर इसीलिए हमने क्रॉस किया। तो इस केस में करेंगे क्या, क्रॉस अगर आया है तो इस केस में करेंगे क्या, ये अपन देखते हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रूल नंबर 3 की तरफ जाते हैं, पहले हम एक एक करके रूल समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को डीपली सॉल्व करेंगे। रूल नंबर 3 है, नो टू ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी कैन अकर टुगेदर। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। दो ऑपरेटर अगर जिनकी सेम प्रायोरिटी है वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल प्लस एंड माइनस दोनों साथ में नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि उनकी दोनों की सेम प्रायोरिटी है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों साथ में नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि उनकी सेम प्रायोरिटी है। इसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज अ स्टैक, इस स्टैक के अंदर मेरा प्लस पड़ा हुआ है, कुछ प्रायोरिटी होगी उसकी, लेट्स से लोवेस्ट प्रायोरिटी है, और उसी के ऊपर मेरा माइनस पड़ा हुआ है, इसकी भी लोवेस्ट प्रायोरिटी है, और दोनों की सेम प्रायोरिटी है, दैट इज द लोवेस्ट प्रायोरिटी। सो ये दोनों क्या साथ में रह सकते हैं? द आंसर इज नो, ये दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, ये एक स्टैक है और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई को रखा जिसकी एक मॉडरेट प्रायोरिटी है। अगेन इसके ऊपर अपन ने डिवाइड को रखा जिसकी अगेन मॉडरेट प्रायोरिटी है, और दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं और मॉडरेट प्रायोरिटी है। क्या ये दोनों साथ में रह सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज नो, ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। अगर दोनों साथ में नहीं रह सकते तो हम करेंगे क्या, ये हम अपकमिंग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में, तब हम देखेंगे कि हम किसको कहाँ पॉप करना है, साथ में अगर नहीं रह सकते तो क्या करेंगे हम, ये सब हम आगे देखेंगे। रूल नंबर 4 लास्ट रूल है, ये आपको याद रखने की जरूरत है जब इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करो। तो रूल नंबर 4 है हमारा नो क्लोजर प्रॉपर्टी। नो क्लोजर का मतलब क्या होता है? अगर मेरा ब्रैकेट आया और ब्रैकेट के बीच में कोई ऑपरेटर फंसा हुआ है, कोई भी ऑपरेटर हो, भली वो मल्टीप्लाई हो, भली वो डिवाइड हो, एनी ऑपरेटर, कोई भी वो ऑपरेटर अगर फंसा हुआ है तो वो भी अलाउड नहीं है। सो वो भी अलाउड नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे ये भी अपन देखेंगे, राइट, ये भी अपन देखेंगे। सो इस केस में अपन क्या करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, उससे सारे रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर रूल्स समझने नहीं आए हो तो एक बार वापस से जाके एक बार रूल्स देखना, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूल समझने नहीं आए तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारे रूल्स सब कुछ याद होना चाहिए, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड, एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं क्विकली।
ए प्लस बी डिवाइड सी माइनस डी एक्सपोनेंट ई माइनस एफ। ये क्वेश्चन RTU 2022 पार्ट बी में आया था। पार्ट बी में ये क्वेश्चन आया था बीटेक के डीएसए के पेपर में। क्या बता अपकमिंग में सेम फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले अपने को आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे अपने को क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट एज वेल एज क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देना है, राइट। ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के ऊपर ओपनिंग ब्रैकेट एज वेल एज क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। ये हमने अगर लगाया, हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमने एक टेबल डिस्कस करी थी रूल नंबर 1 से, और हमने टेबल बनाई और टेबल का नाम है सिंबल, कॉलम नंबर सेकंड स्टैक, थर्ड कॉलम है हमारा पोस्ट फिक्स, राइट। अब 1 बाय 1 हम ऑपरेटर को ट्रावर्स करेंगे और सिंबल के अंदर जो जो भी हम ट्रावर्स कर रहे हैं वो सारी चीजें हमारी आती रहेगी 1 बाय 1। लेट्स सी, देखते हैं हम। यहां पे हमारा आया, सबसे पहला हमने ट्रावर्स किया तो यहाँ पे हमारा आया ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को मैंने लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट इज अ ऑपरेंड और ऑपरेटर। सो जो ब्रैकेट होता है वो हमारा ऑपरेटर होता है, और जो ऑपरेटर होगा वो हमेशा मेरे स्टैक कॉलम के अंदर आएगा, तो मैंने स्टैक कॉलम के अंदर लिख लिया। अब पोस्ट फिक्स के अंदर क्या आएगा? पोस्ट फिक्स के अंदर मेरा कुछ भी नहीं आएगा, मैंने डैश लिख रखा है। ये माइनस मत समझना, दिस इज अ डैश, खाली छोड़ रखा है मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ते, जब हमने ब्रैकेट को ले लिया, अब मेरी बारी आई किसकी? ए की। ए मैंने लिखा सिंबल के अंदर, राइट, एंड ए इज अ ऑपरेटर और ऑपरेंड। ए इज अ ऑपरेंड, तो जो स्टैक के अंदर था वो तो ऑलरेडी रहेगा, और पोस्ट फिक्स के अंदर ऑपरेंड है तो डैश था, उसकी जगह मैंने लिख दिया ए, क्योंकि ए जो है वो मेरा ऑपरेंड है, और ऑपरेंड हमेशा, रूल नंबर 1 याद करना, ऑपरेंड हमेशा पोस्ट फिक्स के अंदर आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट मैंने ट्रावर्स करके मैं पहुंचा प्लस तक, राइट। मैं अगर प्लस तक पहुंचा, प्लस इज माय ऑपरेटर एंड ऑपरेटर कम्स अंडर स्टैक, तो मैंने ब्रैकेट तो ऑलरेडी था, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने प्लस और पुश कर दिया स्टैक के कॉलम के अंदर, राइट। पोस्ट फिक्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ए है तो ए ही रहेगा पोस्ट फिक्स के कॉलम में, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, प्लस के बाद अगर आता है हमारे पास, तो आता है हमारे पास बी। बी सिंबल के अंदर लिखा मैंने, राइट। बी के बाद में, बी जो है वो मेरा ऑपरेटर है या ऑपरेंड है? इट इज अ ऑपरेटर और ऑपरेंड, यू कैन आंसर, राइट। सो बी जो है दैट इज माई ऑपरेंड। सो स्टैक के अंदर जो है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट और प्लस, और फिर है मेरा ए बी। बी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बी इज माई ऑपरेंड एंड ऑपरेंड कम्स अंडर पोस्ट फिक्स। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है मेरा डिवाइड। जो डिवाइड आता है, आप आंसर कर सकते हो, जो डिवाइड आता है वो ऑपरेटर है या फिर ऑपरेंड है? द आंसर इज ऑपरेटर है, और जो ऑपरेटर होता है वो स्टैक के अंदर आता है। यहां पर अब देखिए कोई रूल वायलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, यही अपन चेक करेंगे। हमने लिखा प्लस, ब्रैकेट की कोई प्रेसिडेंस नहीं होती है, ब्रैकेट को आप इग्नोर करो, अपन ने तो एक्सप्लिसिटली फोर्सफुली अपन ने लगाया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ब्रैकेट की, बट हम प्लस और डिवाइड से ज़्यादा कंसर्न है। प्लस, प्लस इज ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी एंड डिवाइड इज ऑफ हायर प्रायोरिटी। जब लोअर प्रायोरिटी और हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी प्लस है, उसके ऊपर डिवाइड हायर प्रायोरिटी का है उससे, तो ये दोनों साथ में रह सकते हैं, तो इसी में कोई भी इशू नहीं है। ये आपको चेक करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आया, क्यों नहीं आया वापस मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इशू इसलिए नहीं आया क्योंकि प्लस की जो है वो कम प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू डिवाइड। जो प्लस है वो स्टैक के अंदर पहले आया, उसके ऊपर मेरा डिवाइड आया, तो यहाँ पर प्रायोरिटी प्लस की कम है और ऊपर वाले की डिवाइड की ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं है, सब सही स्मूथ चल रहा है अभी तक। ओके, बढ़ते हैं अपन आगे। तो पोस्ट फिक्स में वापस अपना आ गया ए और बी। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास अब है सी। सी इज माई ऑपरेंड, और जो ऑपरेंड होता है दैट कम्स अंडर पोस्ट फिक्स, तो यहाँ पर स्टैक को छेड़ने की ज़रूरत अपने को नहीं है, और पोस्ट फिक्स के अंदर ए बी सी हमारा आ गया।
सी हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि सी इज माई ऑपरेंड एंड ऑपरेंड कम्स अंडर पोस्ट फिक्स कॉलम। आई होप सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो और हमारी सारी चीज़ें नोटेशंस हमारे क्लियर होते जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, सी के बाद आया मेरा माइनस, दिस इज अ माइनस, राइट। माइनस इज माई ऑपरेटर, ध्यान रखना, इट इज माई ऑपरेटर, और ऑपरेटर हमेशा आता है मेरे स्टैक कॉलम के अंदर। यहां पर देखना कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, देखते हैं अपन। प्लस के ऊपर डिवाइड आ रहा है तो ये चलेगा। अब डिवाइड के ऊपर प्लस आ रहा है, डिवाइड के ऊपर माइनस आ रहा है, तो डिवाइड के ऊपर माइनस मतलब डिवाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है और माइनस की प्रायोरिटी कम है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस केस में इशू है या नहीं है? इन दिस केस प्लीज टेल, इशू है या नहीं है? द आंसर इज इशू है। वापस मैं बता देता हूँ इशू क्यों है। क्योंकि प्लस के ऊपर डिवाइड तो कोई इशू नहीं है, पर डिवाइड के ऊपर माइनस आ गया मतलब कम प्रायोरिटी वाला आ गया। ज़्यादा प्रायोरिटी डिवाइड की है और कम प्रायोरिटी माइनस की है, तो यहाँ पर इशू क्रिएट हुआ। तो इस केस में करते क्या है? तो इस केस में हम करेंगे ABC, ऑलरेडी लिखा हुआ है, और जो डिवाइड है माइनस से पहले डिवाइड है, तो डिवाइड को हम क्या करेंगे? पॉप करेंगे। डिवाइड को हम पॉप करेंगे, और पॉप करके कहाँ लेंगे? पोस्ट फिक्स के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, डिवाइड को अपन पॉप करेंगे और कहाँ लेंगे? पोस्ट फिक्स के अंदर। तो मेरा जो पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन बन रहा है ABC डिवाइड, आप देख सकते हो ABC डिवाइड। आई होप दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट, यहाँ पे आपको चीज़ें समझने नहीं आएगी, प्लीज़ बी अटेंटिव। यहाँ पे अपना इशू आया था, इशू को अपन ने रिजॉल्व कैसे किया था? हम पॉप करेंगे। किसको पॉप करेंगे? माइनस को पॉप नहीं करेंगे, हम डिवाइड को पॉप करके हम लेंगे कहाँ पर? पोस्ट फिक्स के अंदर। Moving forward, so moving forward to D is my operand, D comes under postfix। यहां पर आप देख सकते हो हमने पॉप किया है, तो डिवाइड आपको गायब दिखेगा। तो गायब क्यों दिख रहा है? क्योंकि अपन ने पॉप करके पोस्टफिक्स में ले लिया, तो इसीलिए अपन ने प्लस और माइनस लिखा है यहां पर। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम आगे बढ़े, यहां पर इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, वापस अपन देखेंगे, राइट। तो यहां पर भी इशू है। क्यों इशू है? क्योंकि प्लस और माइनस की सेम प्रायोरिटी है, प्लस और माइनस की सेम प्रायोरिटी है। यहां पर हम देख सकते हैं प्लस और माइनस की सेम प्रायोरिटी थी, इसलिए इशू आया है। तो इस केस में भी क्या करेंगे अपन? इस केस में अपन करेंगे ABC, जो डिवाइड था ऑलरेडी डिवाइड है। अब यहाँ पर अपन ने प्लस को पॉप किया है। जब इशू आता है तो माइनस के पहला जो भी टॉप ऑफ द स्टैक है उससे जस्ट पहले क्या पड़ा हुआ है? प्लस पड़ा हुआ है, तो प्लस को मैंने पॉप किया। तो पॉप करके कहा लिया पोस्ट फिक्स के अंदर। और डी को हमें भूलना नहीं है, डी को हमने क्या किया? डी को हमने इज माई ऑपरेंड, तो उठा के हमने लिखा पोस्ट फिक्स के अंदर। तो एक्सप्रेशन मेरा बना ABC डिवाइड प्लस एंड डी। वेरी क्रूशियल। यहां भी आपको अगर समझने नहीं आए तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट इज माय एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट की तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। और एक्सपोनेंट इज माय, यू कैन से ऑपरेंड है या ऑपरेटर है। सो एक्सपोनेंट इज माय ऑपरेटर एंड ऑपरेटर कम्स अंडर स्टैक। ओके, चलो अब यहां पे देखते हैं माइनस के ऊपर एक्सपोनेंट आया, माइनस की लोएस्ट प्रायोरिटी और उसके ऊपर आया हायर प्रायोरिटी वाला। तो यहां पर कोई इशू है क्या? तो यहां पर कोई भी इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि कम प्रायोरिटी के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी वाला रह सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहां पर एज इट इज हम लिखेंगे ABC डिवाइड प्लस एंड डी। तो धीरे धीरे जब कॉलम्स हमारे बढ़ते जाएंगे, रोज हमारी बढ़ती जाएगी, तो लास्ट में हमको हमारा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है मेरा ई सब आप बता सकते हो। ई जो है वो मेरा ऑपरेंड है या ऑपरेटर है? आप सभी का आंसर यही आएगा, ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड कम्स अंडर
स्टैक कॉलम और पोस्ट फिक्स कॉलम, तो आपका वापस आंसर यही आएगा कि पोस्ट फिक्स के अंदर हमारा ऑपरेंड आते हैं। तो पोस्ट फिक्स के अंदर हमने ऑपरेंड लिखे ए बी सी डिवाइड प्लस डी एंड ई। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हम आए माइनस की तरफ। हम आए माइनस की तरफ, देखते जाना, डायरेक्ट हम सिंबल के अंदर एक एक लिखते जा रहे हैं। हम आए माइनस की तरफ। माइनस इज माय, मेरा वापस क्वेश्चन वही, बार बार वही क्वेश्चन, माइनस इज माय ऑपरेटर और ऑपरेंड। माइनस इज माय ऑपरेटर, और ऑपरेटर हमेशा स्टैक के अंदर आएगा, जो स्टैक के अंदर ऑलरेडी पड़ा था, ब्रैकेट माइनस एक्सपोनेंट माइनस। यहां पर इशू है या नहीं है? यहां पर इशू है या नहीं है? यहां पर हमारा इशू है। क्यों है? क्योंकि माइनस के बाद एक्सपोनेंट तो चलेगा, एक्सपोनेंट के बाद माइनस कभी नहीं आ सकता, लोअर प्रायोरिटी का नहीं रह सकता, तो हमारा इश्यू है। इस केस में अपन क्या करेंगे? हम पॉप करेंगे। किसको पॉप करेंगे? जो माइनस से पहले है एक्सपोनेंट, राइट? जो एक्सपोनेंट है उसको हम पॉप करके कहाँ लेंगे? पोस्ट फिक्स के अंदर। तो एक्सप्रेशन क्या बना? ए बी सी डिवाइड प्लस डी ई एंड देन एक्सपोनेंट। आई होप यहां तक समझने आया होगा। आई होप यहां तक समझने आया होगा। बढ़ते हैं अपन आगे। अब नेक्स्ट आया मेरा एफ। जब एफ आता है, एफ इज माई ऑपरेंड एंड ऑपरेंड कम्स अंडर पोस्ट फिक्स। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं जब हमने पॉप किया, जब हमने पॉप किया एक्सपोनेंट को, तो एक्सपोनेंट उधर पहुंच गया। माइनस माइनस, प्लीज नोट, यहां पे ध्यान से देखना, माइनस माइनस, क्या यहां पर इशू है? क्या यहां पर इशू है? द आंसर इज हाँ, यहां पर इशू है। क्यों इशू है? क्या रीजन है? क्योंकि दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, माइनस और माइनस दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, और दोनों साथ में कभी भी नहीं रह सकते। तो अगर साथ में नहीं रहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम इस माइनस को, ये माइनस है, और उससे पहले वाले माइनस को हम क्या करेंगे? पॉप करेंगे, और पॉप करके कहाँ लेंगे? पोस्ट फिक्स के अंदर। तो पोस्ट फिक्स के अंदर हम लेते हैं ए बी सी डिवाइड प्लस डी ई एक्सपोनेंट, और ये पॉप होके माइनस आया, माइनस यहां पर पोस्ट फिक्स के अंदर, और जो एफ है वो ऑपरेंड है, और ऑपरेंड आया पोस्ट फिक्स के अंदर। तो एक्सप्रेशन ये बना। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट मेरा खत्म हो रहा है, दैट इज माई क्लोजिंग ब्रैकेट। ये मैंने जबरदस्ती एक्सप्लिसिटली लगाया था क्लोजिंग ब्रैकेट। अब क्लोज करता हूं मैं। जब ओपनिंग ब्रैकेट है, मैंने बीच वाले को पॉप कर दिया, उधर ले लिया, तो एक ही माइनस बना बचा यहां पर, और उसके बाद मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आया। क्या यहां पर इश्यू है? आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आपको यहां पर इश्यू दिख रहा है? यहां पर इश्यू, हियर इश्यू अकर्स। इश्यू कौन सा है? द रूल नंबर 4, दैट इज नो क्लोजर। बीच में ऑपरेटर फंसा हुआ है, द ऑपरेटर इज स्टक इनसाइड टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इश्यू है हमारा। तो इस केस में हम इसको भी पॉप करेंगे, ध्यान से देखना, इसको भी पॉप करेंगे, और पॉप करके हम कहा लेंगे? पोस्ट फिक्स के अंदर। तो हमने पोस्ट फिक्स के अंदर ले लिया ए बी सी डिवाइड प्लस डी ई एक्सपोनेंट माइनस एफ एंड देन माइनस। तो यहां से नेक्स्ट मेरा कुछ भी नहीं है ट्रैवर्स करने के लिए, तो लास्ट में जो मैंने यहां पर बोल्ड कर रखा है, दैट इज द आंसर। यहां पर ये जो है, ये मेरा आंसर है। प्लीज नोट, यहां पर वेरियस इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कैलकुलेटर्स भी आते हैं, आप इसी एक्सप्रेशन को ऑनलाइन इंटरनेट पे डाल के चेक कर सकते हैं क्या आंसर सही है गलत है, आपको और चीज़ें आपको वेरीफाई हो जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। ये पूरा क्वेश्चन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स हमारा 101% क्वेश्चन आरटीयू के अंदर, बीटेक के अंदर आता ही आता है। मूविंग फॉरवर्ड, राइट, so these are some of the practice questions for you, प्लीज नोट इट डाउन। ये कहीं ना कहीं आरटीयू के अंदर आए हैं, कहीं ना कहीं आरटीयू के अंदर 2020 में, 22 में, 24 में, कहीं ना कहीं आपके आरटीयू के अंदर आए हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन। आई होप
आप सभी ने ये क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे. यू ऑल मस्ट हैव नोटेड ऑल द क्वेश्चंस. दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन. आरटीयू के अंदर ही है. यूजीसी नेट, गेट के एग्जाम में, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आईए, इन सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि इनफिक्स से पोस्ट फिक्स या फिर रिवर्स पॉलिश नोटेशन, रिवर्स पॉलिश नोटेशन, RPN के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है. तो सेम क्वेश्चन है, आपने आई होप सबने नोट कर लिया होगा. मूविंग फॉरवर्ड, द फोर्थ एप्लीकेशन इज इवेल्यूएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप बोर्ड मास रूल फॉलो करो. बोर्ड मास हम सब ने फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा. वी मस्ट हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट एंड इम्प्लीमेंटेड इट. बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना, ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट. सो लीफो फॉलो करता है. यहाँ पर भी रिवर्स पॉलिश नोटेशन का ही काम में आता है. एक एक्सप्रेशन से अपन समझते हैं. दिस इज द एक्सप्रेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6. दिस इज द एक्सप्रेशन. ये बोर्ड मास से हम सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो पहले आएगा मेरा 15. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 15. फिर वापस मल्टीप्लाई सॉल्व होगा. मल्टीप्लाई सॉल्व होके 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8. मेरा 6 ऑलरेडी ऑपरेंड पड़ा हुआ है. 5 प्लस इज माई ऑपरेटर, माइनस इज माई ऑपरेंड. इन सब को एक्सप्रेशन को सॉल्व करके पहले एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा. 15 प्लस 8, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस 6 करेंगे तो आंसर मेरा आएगा 17. तो ये भी मेरा स्टैक का ही एक एप्लीकेशन है. मैंने पहले 3 को पुश किया, मैंने 5 को पुश किया. किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? मल्टीप्लाई की. तो पहले मैं मल्टीप्लाई सॉल्व करूँगा और धीरे धीरे करते करते मैं पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. The last application and the last topic of the syllabus of unit number 1 is Tower of Hanoi. वेरी इंपॉर्टेंट. टावर ऑफ हैनॉय 2022 में आया था, 2022 में, 2023 में पार्ट सी के अंदर आया था. कभी 5 मार्क्स में, कभी 10 मार्क्स में भी आया है. तो टावर ऑफ हैनॉय होता क्या है? द टावर ऑफ हैनॉय पजल, एक तरह का पजल है, वॉज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन लुकास इन 1883. टावर ऑफ हैनॉय में जो होता है ये एक पजल है, एक गेम है, एक प्रॉब्लम है, जो कि 1883 में लुकास ने, फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उसने बनाया था. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय अ लेजेंड दैट टेल्स अ हिंदू टेम्पल वेयर द पजल वॉज प्रेजेंटेड टू यंग प्रीस्ट. ये थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी, ये हमें पता होनी चाहिए. टावर ऑफ हैनॉय कब कैसे इन्वेंट हुआ था? एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम द प्रीस्ट्स वर गिवन 3 पोल्स. 3 पोल दिए थे. हम पोल बोलेंगे, दैट इज द सोर्स, ऑक्सिलरी एंड दी डेस्टिनेशन. 3 पोल्स के नाम होते हैं. सोर्स होता है, ऑक्सिलरी होता है और डेस्टिनेशन होता है. सैड अगर याद नहीं रहे तो आप नोट कर सकते हो, हिंट है आपके लिए. सैड, SAD, सैड उदास. सैड मतलब उदास नहीं, सैड मतलब सोर्स, ओम ए मतलब ऑक्सिलरी एंड डी मतलब डेस्टिनेशन. तो 3 पोल्स के नाम है, याद रखिएगा. राइट. ईच डिस्क ऑफ द स्मॉलर देन द बीनीथ. इसका मतलब यह है कि कोई भी एक डिस्क है, 3 पोल्स है, आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर. 3 पोल्स है, सोर्स, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग, राइट, और लास्ट में है मेरा डेस्टिनेशन. तो हमारे पास सपोज एक एग्जांपल लेते हैं केक का. सब डबल डेकर केक है, तो सबसे पहले जो लेयर बनती है वो बनती है हायर, मतलब बड़ी लेयर बनती है, उसके ऊपर छोटी लेयर है. तो ऐसे आपको डिस्क दे रखी है और आपका ऑब्जेक्टिव है सोर्स से डेस्टिनेशन तक. ध्यान से सुनना, सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपको ये डिस्क ले जानी है. द कंडीशन इज दैट पहले सबसे बड़ी डिस्क, फिर छोटी डिस्क, फिर उससे छोटी डिस्क. तो मतलब जैसे पड़ी हुई है सोर्स के ऊपर, वैसी की वैसी आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचानी है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक टावर ऑफ हैनॉय. तो ये बहुत टीडियस टास्क होता है. सो दिस इज अ वेरी टीडियस टास्क. क्यों टीडियस टास्क? सपोज मेरे पास नंबर ऑफ डिस्क 3 है, तो आप कॉपी और पेन पे लेके हम वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, और कुछ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर लोगे. सपोज डिस्क को मैंने बढ़ा दिया, 4 है, सपोज डिस्क को 5 कर दिया. ऐसे करते करते 50, 100, 200 मैंने डिस्क को कर दिया. तो यहाँ पर प्रॉब्लम है.
हियर इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं ऐसे कितनी बार सॉल्व करूंगा। 3 डिस्क को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, सोर्स से डेस्टिनेशन में आप ले जा सकते हो। कुछ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर वैसे ही मैं डिस्क को बढ़ाता रहता हूँ एंड सो ऑन 50 60 70 80 90 100 ऐसे में बढ़ाता रहता हूँ, तो ये जो है ये मेरा टास्क कॉपी और पेन पे नहीं होने वाला है। इसीलिए मेरे पास रिकर्जन की एल्गोरिदम है, रिकर्जन एल्गोरिदम से मैं सॉल्व कर सकता हूँ अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, राइट। तो इसी का एक सॉल्यूशन निकाला, इसी का एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस वन। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 की पावर n माइनस वन। कोई बता सकता है यहाँ पर n क्या है? सो n इज नंबर ऑफ डिस्क। यस, n इज द नंबर ऑफ डिस्क। यहाँ पर अगर 3 है तो n की जगह आप 3 डालोगे। 2 की पावर 3 माइनस वन, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 माइनस वन इज 7। तो अगर डिस्क 3 है तो 7 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अगर 4 है तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, ये 16, 16 माइनस वन इज 15। तो अगर 4 डिस्क है तो 15 स्टेप्स में मिनिमम सॉल्व हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा लग रहे हैं तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है एल्गोरिदम की, आप गलत सॉल्व कर रहे हो कॉपी और पेन पे। वैसे ही 5 6 ऐसे कितनी भी डिस्क है आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ नोट 2 की पावर n माइनस वन इज द जनरलाइज फॉर्मूला ऑफ टावर ऑफ एन। कितनी भी डिस्क आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी नंबर ऑफ डिस्क में सॉल्व हो जाएगा, या फिर आपको नंबर ऑफ डिस्क दे दी होती है तो आपको ये सॉल्व करना पड़ता है मैथमेटिकल पजल। सो